हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड सीजी बोर्ड क्लास 12th का भूगोल कला संकाय का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो पर बताएंगे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर देना है ताकि इसी तरह के वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए वो आपको कमेंट पर लिखना है ताकि उस सब्जेक्ट का वीडियो तैयार हो पाए। तो आज हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं भूगोल जियोग्राफी को। स्किप मत करना बच्चों, अगर स्किप कर दिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको ध्यान पूर्वक सुनना है, जैसे एक प्रवचन को सुनते हैं उसी प्रकार से आपको एक ध्यान देते हुए सारी बातों को या तो आप कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाए, जिनको आपको समझना चाहते हैं गहराई में समझोगे तभी समझ में आएगा कि भूगोल में किस प्रकार का प्रश्न आएगा, क्योंकि भूगोल में जो होते हैं वो बीच बीच के क्वेश्चन भी एग्जाम पर पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन कैसे निकालना है उसके लिए आपको प्रॉपर वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, किसी भी बात को आपको स्किप नहीं करना है। आप कुछ मिनट आप समय निकाल कर इसको पूरा देखेंगे, सारी चीज़ें समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर कैसे लगेगा। तो ध्यान से देखेंगे तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करे, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर देना है ताकि जो भी वीडियो आएगा उनका नोटिफिकेशन बच्चों तक सबसे पहले पहुंच जाए। ये एमडी एजुकेशन का पर्पस है, कोई बच्चा वंचित ना रहे शिक्षा के क्षेत्र में। तो बात करेंगे आपके भूगोल की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, कैसे बनेगा क्वेश्चन, कहाँ से आएगा, किस प्रकार आएगा, ये सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो पर फुल एनालिसिस करने वाला हूँ। तो पहला यूनिट है मानव भूगोल एवं प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, जहाँ पर से आपको निबंधात्मक प्रश्न वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो निबंधात्मक प्रश्न वाले जो टॉपिक्स होते हैं उनके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल होना बहुत ही ज़रूरी है, अवधारणाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो इस पार्ट को आपको समरी के साथ याद करना है, तब जाकर आपको आसानी से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको चैप्टर की समरी यानी कि सारांश को समझ गए तो इस चैप्टर को लगाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टॉपिक्स भी आपको समझ में आ जाएगा, क्या है कैसे है वो चीज़ें आप यहाँ पर समझ पाएंगे। तो सबसे पहला आएगा मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है कि मानव भूगोल की वर्णन करना मानव भूगोल के बारे में। तो ये आपको सीधा सीधा ये क्वेश्चन बन जाता है। तो मानव भूगोल के बारे में ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, उनकी प्रकृति को समझाइए। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र यानी कि प्रकार के बारे में आपको पूछा गया है, कौन कौन से मानव भूगोल के प्रकार होते हैं उन पर टिप्पणी लिखिए। या तो आपको एक विषय के बारे में या तो दो विषय के बारे में या पूरे चीज़ों को पढ़ने के लिए यहाँ पर कहा गया। तो जोर है यहाँ पर केवल टिप्पणी लिखने के लिए, समझाने के लिए। प्रकृति का मानवीकरण को समझाइए। प्रकृति का मानवीकरण हो, क्या फ़र्क पड़ता है आपका प्रकृति का प्राकृतिकरण हो मानवीकरण हो, ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस चैप्टर की तैयारी आपको करना है बुक से, बुक की समरी पढ़ ले, इस चैप्टर की तैयारी कंफर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो इसको आप एक समरी की तरह, एक सारांश की तरह याद करें। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है तो वो आएगा मानव भूगोल। सिर्फ आपको शब्द को पहचानना है, मानव भूगोल की प्रकृति हो, मानव भूगोल की विशेषता हो, मानव भूगोल का महत्व हो या मानव भूगोल की सीमाएं हो। तो इस तरीके से प्रकृति का मानवीकरण हो, चाहे वो प्राकृतिकरण हो, चाहे आपका कुछ भी दशा हो, तो इन चीज़ों का जो लिख लेगा, जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो बुक के आधार पर पढ़ना है। तो यहाँ से आपको पूरे अंक मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आपके अगला चैप्टर्स जनसंख्या एवं मानव विकास।
प्यूपल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट से क्या क्वेश्चन करना है बच्चों। तो यहाँ पर दो टॉपिक को विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि ये दोनों के बारे में है, जनसंख्या के बारे में भी है और मानव विकास के बारे में भी है। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ पर छोटे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो सीधा सीधा हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें अंतर देखने को मिलेगा। तो वैसे आपको इसको तैयार करना है। तो वीडियो के लिए एक लाइक तो बनती है, समझाना हमारा काम है, रिस्पॉन्सिबल करना तुम्हारा काम है। यानी कि मैं इनपुट दे रहा हूँ, लेकिन आउटपुट कैसे मिलेगा ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट क्या चाहते हैं, जब तक कि आप समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन में अगर कुछ परिवर्तन आएगा तो उसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो परिवर्तन को समझने के लिए पूरी चीज़ों को एक बार आपने निवेश किया तो उसका प्रतिफल आपको ज़रूर मिलेगा, ये गारंटीड है। तो इसको ध्यानपूर्वक सुने। एक जैसे आप किसी गाइडलाइनर्स को सुनते हैं, उसी प्रकार से कुछ समय निकालकर बच्चों इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनो, ताकि आपका पूरे में पूरे अंक आएगा, गहराई के साथ आएगा। आपको 70 में से 70 अंक मिलेगा, ये वादा है, ये गारंटी है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका जनसंख्या के बारे में आएगा। तो यहाँ पर 1 अंक वाले प्रश्न होते हैं, वो सीधे सीधे पूछे जाते हैं, चाहे वो जन्म दर हो या मृत्यु दर हो, लिंगानुपात हो, जनसंख्या घनत्व हो, जन्म दर हो, मृत्यु दर हो, जनसंख्या वृद्धि का कारण हो, प्रवास प्रकृति का कारण हो, या विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, चाहे भौतिक कारक हो, आर्थिक कारक हो, सामाजिक कारक हो, उनका वर्णन करना है। देश के आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख उपाय लिखिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सीधा सीधा 2-3 क्वेश्चन ही दिख रहे हैं, जिसको मुझे विशेष रूप से ध्यान देना है। एक तो क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ से मुझे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिख रहा है, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों को समझाइए। अगर अंतर क्वेश्चन आता है तो ये 2 क्वेश्चन अंतर में भी आपको पूछा जा सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। लिंगानुपात और जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, या अंतर लिखिए, या जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बनता है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा है, इसी को बदल देगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन वही था, आंसर भी वही था, लेकिन हमने क्वेश्चन को छोड़ के आ गया। तो ये काम आपको नहीं करना है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपको फिल्टर करके पढ़ना है, अदरवाइज आप पूरा पढ़े। इसको भी आप कहानी की तरह, यानी कि सारांश को निकाल ले बुक से, सारांश पढ़ोगे तो आसान पड़ेगा। भूगोल जैसे विषय होते हैं वो आसानी से पकड़ में नहीं आता है, तो उसके लिए आपको सारांश को कर ले तो बुक का क्या हो जाएगा, आसान पड़ेगा। अगर कुछ क्वेश्चन में बदलाव आया तो तुम लोग क्या हो जाएगा, मतलब तुम्हारा जो पैटर्न्स होगा वो बदल जाएगा। पैटर्न्स बदलेगा तो भी आपको जो रहेगा उस चीज़ के बारे में जानकारी ज़रूर होगा। यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय पूछा गया है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हो या जनसंख्या नियंत्रण के कारण हो, या जनसंख्या नियंत्रण किसे कहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण को रोकने का उपाय पूछा जाए, या समाज के लिए बाधक है पूछा जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण को याद रखना है। तो ये हुआ आपका जनसंख्या के पूरे टॉपिक्स को पढ़ने का तरीका और मेन क्वेश्चन निकालने का, ताकि एक बार पढ़े समझ में आ गया, उन्हीं को फोकस कर लिए, कैसे लिखते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे लिखोगे उसका प्रतिफल वैसे मिलेगा, क्योंकि ये विषय का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है भूगोल जैसे क्षेत्र में। उसके बाद बात करें आपके ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने नहीं आया, गहराई से समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव भी आए या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए। कुछ भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम पर आता है तो उसको परिवर्तित कैसे करते हैं, इनके बारे में आपको गहराई से अध्ययन कराने वाला हूँ।
ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, जैसे कि मैंने बताया कि ये 2 चैप्टर यानी कि 2 मुख्य टॉपिकों से मिलकर बना है। 2 टॉपिक है यहाँ पर, जनसंख्या और एक है मानव विकास। तो मानव विकास में मानव विकास से क्या अभिप्राय है, 4 स्तंभों की समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण का वर्णन कीजिए। यही क्वेश्चन को आपको तोड़ के भी पूछ देता है। सतत पोषणीयता मानव विकास से क्या समझते हैं, समता मानव विकास क्या है, या उत्पादकता मानव विकास क्या है, या सशक्तिकरण मानव विकास क्या है। तो इसको आपको एक बड़ा क्वेश्चन का रूप देकर इसको पूछा गया है, कई भागों में जोड़ के इसको पूछा गया। मानव विकास का क्या अभिप्राय है, इसके स्तंभों का पूछा गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम पर आता है। मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चंस है। उसके बाद है आपका जो नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक के आधार पर देश का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। तो यहाँ पर एक आधार का नाम दिया गया, सूचकांक के आधार पर दिया गया है। आधार कोई भी बने उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। जब तक जानकारी नहीं होगा तब तक इनको बना पाना मुश्किल है। ये जो सब्जेक्ट ही है, इस ज्ञान का सब्जेक्ट है, ये भूगोल का सब्जेक्ट है। भूगोल में आपको अगर अच्छा माहिर होना है तो विषय को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मानव विकास की आवश्यकता क्या है, मानव आवश्यकताओं का निर्भरता किस प्रकार है, क्वेश्चन का बस यहीं पर बदल देता है। लेकिन टॉपिक देख रहे हैं कि मानव विकास मानव विकास मानव विकास ही आपको दिखाई दे रहा है। तो मानव विकास के बारे में एक बार आपको पूरा नोट्स को खोल लेना है, और नोट्स खोलने के बाद आपको जो भी लगता है इस विषय के क्षेत्र के अंतर्गत, चाहे वो स्तंभ हो, चाहे वो वर्गीकरण हो, चाहे उसकी आवश्यकता हो, चाहे निर्भरता हो, इनको पढ़ लिए तो ये पूरा यूनिट क्या हो जाता है आपका, कवर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को निकाला जाता है बच्चों। इस तरीके से पूरा को पढ़ना होता है। तो इस तरीके से पूरा पढ़े। उसके बाद बात करेंगे आपकी आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, उन सेक्टर्स को आपको पढ़ना है। इसमें बात करेंगे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 प्रकार से होंगे। सबसे पहले प्राइमरी, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बन जाता है कि प्राइमरी क्षेत्र में कौन सा आता है, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। फिर सेकेंडरी में आता है इंडस्ट्रीज़ के बारे में। टर्सरी में आपको आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या क्या आएगा। आपको इसमें सीधा सीधा आपको अंतर दिख रहा है, अंतर यहाँ पर 3 दिख रहा है। अंतर को देखे, पढ़े तीनों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक वित्तीय गतिविधियों में क्या अंतर है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन में क्या अंतर है। उसके बाद है आपका, चाहे ये इसको भी अंतर बनाया जा सकता है, मिश्रित कृषि और डेयरी फार्मिंग की विशेषताएं पूछा गया है। यही क्वेश्चन को बदल के हो जाएगा, मिश्रित कृषि और डेयरी फार्म में अंतर लिखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। आपको जो पूछा गया है यहाँ पर गहन निर्वाह कृषि, तो गहन निर्वाह कृषि के बारे में इस हेडिंग को पढ़ना है। इस हेडिंग को पढ़कर आप चावल प्रधान बोले या गेहूं प्रधान बोले या चावल रहित बोले या जौ रहित बोले, कुछ भी बोले आपको बन जाएगा। फिर है ट्रक फार्मिंग नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर से दिख रहा है कि अंतर ही क्वेश्चन पर आना है, अंतर आएगा या तो व्याख्या करने के लिए ही एग्जाम पर आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इनकी कंप्लीट नोट आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा, और कम्युनिटी पोस्ट पर जाने के बाद आपको पर्सनल चैट करेंगे, और चैट करेंगे तो आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद बात करें आपके द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो इसमें आपको पूछा गया आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग क्या है, इसके विषय में बारे में पढ़ना है आपको। आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता उद्योग क्या है, या तो आपको अंतर यहीं से बन जाएगा। फिर से आपको एक अंतर दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन पर, लघु पैमाना के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग में अंतर लिखे। तो अंतर को यहाँ पर विशेष रूप से
करना है, अंतर करने के लिए कहा गया है। क्या याद करना है? अंतर, डिफरेंस को आपको याद करना है इन चीज़ों से, तो आपका पूरे में पूरे अंक आपको मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को निकाला जाता है। उसके बाद बात करें आपके तृतीयक टर्सरी में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया टर्सरी में सबसे ज़्यादा जो चांसेस लग रहे हैं आपके, जो सेकेंडरी से लग रहे हैं या फिर प्राइमरी से लग रहे हैं। फिर है तृतीयक से सफ़ेद कॉलर, नीला कॉलर और लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना एग्जाम के लिए। सफ़ेद कॉलर, नीला कॉलर, लाल कॉलर, क्योंकि अलग अलग कॉलर के बारे में पूछा गया। जो टॉपिक रखा गया उस श्रमिक के बारे में रखा गया है। फिर है फुटकर व्यापार सेवा क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस और भी टर्सरी सेक्टर्स में जो आएगा कंपोनेंट्स उनको देख लेंगे। फिर आपका जो यूनिट नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना है और क्या आपको विशेष रूप से पढ़ना है, ताकि ये इसमें से पूरे अंक लाएंगे। तो यहाँ पर आपको अलग अलग टॉपिक्स दिया गया है, परिवहन है, संचार है और व्यापार है। तो इन्हीं विषय के अंतर्गत आपको क्वेश्चन आएगा। सुएज नहर और पमाना नहर में अंतर या विशेषताएं, तो अंतर और विशेषताओं में कोई अंतर नहीं होता है, वही विशेषता होती है, वही अंतर होता है। फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका जो 2 विषय दिया गया है, बिग इंच पाइपलाइन और HVJ पाइपलाइन क्या है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पाइपलाइन है। 2 प्रकार की आपको पाइपलाइन दिखाई दे रहा है, बिग इंच पाइपलाइन और HVJ पाइपलाइन क्या है, इसको पढ़ ले। कैप काहिरा रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखिए, तो ये भी एक बिग क्वेश्चन हो सकता है। अगर मान लो लेना चाहे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को लिया जा सकता है, लेकिन रेयर चांसेस लग रहा है इनके आने के। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, जो 2 क्वेश्चंस यहाँ पर दिख रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट्स रहेगा। उसके बाद बात करते हैं आपके पाइपलाइन परिवहन के लाभ और हानियाँ, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको करना है, पाइपलाइन परिवहन के लाभ और हानियाँ लिखिए। ये क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं, यही क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये कुछ मुख्य क्वेश्चंस है जिन पर आपको पढ़ना है। जल परिवहन हो, थल परिवहन हो, क्या फ़र्क पड़ता है, परिवहन का कोई सा भी टाइप्स हो, यानी कि परिवहन के जो प्रकार होंगे उनके महत्वों को निकाल कर आपको पढ़ना है, यही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए भी आपको एक समरी की तरह इसको कहानी को पढ़े, इस कहानी को पढ़ लोगे आसान हो जाएगा ये भूगोल। परिवहन से और कहीं का क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। उसके बाद बात करें आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आधारभूत कार्य और मुख्यालय, तो मुख्यालय जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बन जाता है। WTO का फुल फॉर्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बन जाता है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्वेश्चन से ही बनते हैं। उसके बाद है व्यापार समूह, जिसे ट्रेड ब्लॉक कहते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। राष्ट्रों से इसके क्या लाभ है या महत्व है, क्या उपयोगिता है, बस ये जो कुछ शब्द होते हैं उनके पर्याय से शब्दों को घुमा देते हैं ताकि लगता है ये क्वेश्चन हमको नहीं पढ़े हैं। फिर है आपका आयात और निर्यात में अंतर स्पष्ट करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे इसको समझाने के लिए आए चाहे आपको अंतर करने के लिए आए। लेकिन यहाँ पर अंतर की कैटेगरी आपको ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है, तो अंतर पर आपको यहाँ पर फंसना नहीं है। केवल आपको यहाँ पर जो देखना है मुख्य क्वेश्चन क्या नहीं कर रहा है, ताकि आपको मुख्य क्वेश्चन से ही यहाँ पर अंतर की बात करें तो 2 प्रकार के अंतर दिखाई दे रहा है, या तो विशेषताएं दिखाई दे रहा है, या तो टिप्पणी दिखाई दे रहा है, या तो लाभ और हानियाँ, इसी प्रकार के क्वेश्चन दिख रहा है। फिर है यहाँ पर कौन से है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार तत्व कौन से हैं, इनको कर लेना है। इन्हीं क्वेश्चन के अंदर ही आपका क्वेश्चन आएगा और इन्हीं कॉन्सेप्ट के अंदर ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव इसी से आते हैं, सब्जेक्टिव भी यहीं से आते हैं।
चाहे वो एक वर्ड का आंसर हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो, या मुख्य विषय के क्वेश्चन हो, 2 अंक वाले हों, 3 अंक वाले हो, 4 अंक वाले हों या 5 अंक वाले हों, सारे यहीं से निकल कर आता है। उसके बाद बात करें आपके अगला जो यूनिट है, अगला यूनिट की बात करें ह्यूमन सेटलमेंट से क्या क्वेश्चन आएगा। तो ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि मानव बस्तियाँ से क्या पढ़ना है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य। महानगर क्या होते हैं, ये नगरीय संकुल से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि आपको महानगर की तुलना नगर से करने के लिए कहा गया है, बस क्वेश्चन के प्रारूप को बदला गया है, यानी कि वेरिएट किया गया है। मरुस्थलीय प्रदेशों में गांवों की अवस्थिति के मुख्य कारक ये करना है। मरुस्थलीय प्रदेश हो चाहे आपका उष्णकटिबंधीय प्रदेश हो या कटिबंधीय प्रदेश हो, क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ आपको एक जगह पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक की स्थिति पता चल गई तो दूसरे की स्थिति निकालना आसान है। फिर है नगरीय बस्तियों और ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं लिखिए, इसके बारे में आपको आंसर करना है। फिर है आपका भारत में नगरीकरण के बढ़ने के कारण उसमें उत्पन्न समस्याएं लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। फिर आपका अगला है कार्यों के आधार पर नगरों के प्रकार, औद्योगिक, प्रशासनिक, धार्मिक नगर को समझाइए। उसके बाद है आपका गैरिसन नगर, छावनी नगर क्या हो सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो इतने टॉपिक्स में से आपको तो समझ में आ गया होगा ना कि क्या पढ़ना है। यहाँ पर नगरीकरण विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, बस्तियों के बारे में दिया गया है, उसके बाद संकुल के बारे में दिया गया है, और ये नया एक वेरिएट क्वेश्चन दिख रहा है छावनी नगर यानी कि गैरिसन नगर के बारे में आपको पढ़ना है। तो नोट्स लेना चाहते हैं भूगोल का, तो वो बच्चे भूगोल का नोट्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर जाना होगा, व्हाट्सएप पर आपको व्हाट्सएप पर जाना है और व्हाट्सएप पर जाकर आप डिटेलिंग ले सकते हैं। उसके बाद आपका अगला जो है यूनिट नंबर 6, यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन आएगा, भारत संसाधन और कृषि, जहाँ पर मुख्य रूप से क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कृषि पर, चाहे वो कृषि में आपका चावल हो गेहूँ हो, ये 2 क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनते हैं, यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो उत्पादन के लिए आवश्यक भौतिक दशाओं, जलवायु, वर्षा, मिट्टी, राज्य का वर्णन। गेहूं का उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन सिर्फ यहाँ पर टाइटल दे के पूछा था, यहाँ पर सीधा सीधा आपको यही टॉपिक के अंदर इसको ही पूछ दिया। भारतीय कृषि, तो ये तो दोनों को आपको पढ़ लेना है, चावल और गेहूं का। फिर है भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं और उनके समाधान, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विषय का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि विकास की नीतियाँ, हरित क्रांति, भूमि सुधार। फिर है आपका छत्तीसगढ़ में धान के चावल को सर्वाधिक, यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन आपको चावल के बारे में ही पूछा, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ से इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में सिंचाई के साधन या सिंचाई की उपयोगिता, इस पर ये क्वेश्चन बन गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को निकाला जाता है। ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे, नोट्स करोगे, तब समझ में आएगा। पढ़ के आप अच्छे अंक लाएंगे भूगोल पर, ये गारंटी है, 100% वादा है, वादा टूटेगा नहीं। इस तरीके से पढ़ोगे 70 में 70 आएगा, ये गारंटी है एमडी एजुकेशन का। सिर्फ आपको गहनता से पढ़ना है। उसके बाद बात करें आपके जल संसाधन की, तो जल संसाधन यहाँ पर आपका क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखें, ताकि आप खुद के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे तो दूसरे प्रारूप के क्वेश्चन आपको खुद समझ में आ जाएगा। जल संसाधनों की कमी, यानी कि कमी को ह्रास भी बोलते हैं, हार्स भी बोलते हैं, के कारण और संरक्षक के उपाय लिखिए पहला, यानी कि टॉपिक है जल संसाधन। फिर है भारतीय जल नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीतियों के ऊपर क्वेश्चन होता है, तो ये आपका वेरिएट करेगा। एक ही टॉपिक के ऊपर विशेष ध्यान ना दे, जैसे कि जल नीति के ऊपर, फिर जल संसाधन के ऊपर, फिर वर्षा जल संग्रहण के ऊपर, फिर आपको जल संसाधनों के ह्रास का सामाजिक विवादों को कैसे जन्म देता है, आप इसको छोड़ सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन पर विशेष रूप से ध्यान दे, ताकि आपको
ये क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन है जो समरी निकाल लो तो जल्दी तरीके से माइंड में बैठने वाले जो ये सब्जेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन को निकाले, एक क्वेश्चन को देखे और पढ़े तो ये समझ में नहीं आएगा, तो आपको ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर कहीं पर अंतर नहीं दिखा, तो अंतर को आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है खनिज और ऊर्जा। खनिज किसे कहते हैं? धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स के बारे में, खनिजों का संरक्षण, ये हो जाता है। खनिज के बारे में पूरा विषयगत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आपको पता नहीं होगा तो ईजी नहीं होगा वो। फिर है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा का यहाँ पर वर्णन करना है। मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन होगा। अगर मान लो ये 2 क्वेश्चन भी विषय के अंतर्गत नहीं आता है तो ये तो आपको 101% एग्ज़ाम पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर है मुंबई हाई किसके लिए विख्यात है? तो इसके बारे में यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। मुंबई हाई विख्यात है, 4 ऑप्शन दे दिया और पूछ दिया, तो इस तरीके से क्वेश्चन को निकाला जाता है। फिर बात करते हैं आपके अगला, यहाँ पर यूनिट नंबर 7 को, जहाँ पर आपका जो टॉपिक है यानी कि यूनिट्स है वो है भारत का परिवहन और व्यापार, इंडिया ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को देखना है और इम्पोर्टेंट निकालना है। सड़कें भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं, समझाइए। सड़क के बारे में पूछा गया है। परिवहन का पहला है सड़क। भारत में रेल परिवहन, ये रेल परिवहन है। फिर नदी परिवहन है। तो इसमें आपको देखो परिवहन के टॉपिक में सड़क, रेल, फिर नदी, इनके बारे में दिया गया है। ये 3 क्वेश्चन आपको विशेष रूप से हिंट कर रहे हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना है। उसके बाद है भारत में विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं और भारत के निर्यात संवर्धन हो, चाहे बढ़ाना हो, चाहे इंक्रीज करना हो, चाहे वो डिक्रीज करना हो, क्या फ़र्क पड़ता है एक विषय पर पढ़ने के बाद। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। फिर है क्षेत्रीय विकास और योजना, प्लानिंग। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है ताकि आपको पूरा रिवीजन हो पाए, और इसके बाद आपको मॉडल पेपर को भी तैयार कराएंगे ताकि इसको पढ़कर और उसको पढ़कर आपको 70 में 70 आएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं आपको। तो पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए सुझाव, पहाड़ी क्षेत्र का विकास कैसे होगा, पहाड़ी क्षेत्र पूछा गया है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल हो सकता है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास, जो टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र को पढ़ना है। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के उद्देश्य बताना है। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के उपाय या भू निम्नीकरण के उपाय। पेपर अगर सरल बनता है तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करना है, ध्यान से सुनना है, और सुनोगे अगर इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो सर बोलोगे हम तो ये सारा पढ़ लिया है, बहुत आसान लगता है सर। बस इसी तरीके से आप गाइड करते रहिए, हमारा मार्गदर्शक करते रहिए, ताकि हमारा भी विषय क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमें कि आप कमेंट किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से वीडियो को रिस्पॉन्स करते हैं। उसके आधार पर आपकी दिशा और दशा को फिर एमडी एजुकेशन उस पर विशेष रूप से ध्यान देगा, और इन आगे आने वाले चरणों पर आपको बेहतर सेवाएं प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल के माध्यम पर, और इन सभी को आपको प्रॉपर वे में स्टडी कराएंगे। तो इसके ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद आपका अगला जो टॉपिक बन जाता है मैप वर्क, जिसमें आपको रटना है। इसका पहले मैप पॉइंटिंग सारा आपको याद कर लेना है, इन्हीं को आपको काम करना है, जिसमें आपको विश्व का, भारत का और छत्तीसगढ़ का ही मानचित्र को विशेष रूप से ध्यान देना है। ये 3 मानचित्र से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इनमें से कोई 2 करना होगा एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पर आपको विश्व में मिशिगन झील, लंदन यानी कि इंग्लैंड में आ जाएगा, ब्रिटेन में टोक्यो जापान, पनामा नहर, स्वेज नहर। पहले तो इसको कहाँ पर लोकेट करना है उसको आपको पहले दिमाग में रखना है, फिर खुद दिमाग ऑटोमेटिक कमांड करेगा कि आपको कहाँ पर लोकेट करना है।
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, केपटाउन दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क आ जाएगा आपका यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, प्रेयरी पंपास डाउन्स का घास का मैदान किसी का भी आ सकता है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, अमेजन नदी, नील नदी, रॉकी एंडीज पर्वत। तो इन्हीं को मैप पॉइंटिंग पर आपको तैयार करना है। चिल्का झील भारत के लिए, चिल्का झील, कर्क रेखा, थार मरुस्थल, कच्छ की खाड़ी, नीलगिरी, डल झील, ब्यासी 1/2 पूर्वी देशांतर, खंबात की खाड़ी, शीतकालीन वर्षा क्षेत्र, चाय उत्पादक क्षेत्र, चाहे वो असम हो, फिर दक्षिण का असम हो, छोटा नागपुर का पठार, मन्नार की खाड़ी, मुंबई हाई और अरावली पर्वत। इन्हीं पर ही आपको मैप पॉइंटिंग करने के लिए पूछा जाएगा। इनका पहले पॉइंटिंग निकालना है और पॉइंटिंग निकालने के बाद लोकेट करना है। और इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट का इंतज़ार है। एमडी एजुकेशन को बस काम करना हमारा काम है, फिर बाकी स्टूडेंट क्या फीडबैक देते हैं उन पर देखा जाएगा कि आगे आप लोग किस दिशा में सोचते हैं। और कौन से विषय चाहिए, राजनीति विज्ञान पर चाहिए कि इतिहास पर चाहिए, वो आप कमेंट पर लिखेंगे। जितना जल्दी लिखेंगे उतना जल्दी आपके लिए काम होगा। ये वादा है, वादा निभाते हैं तो वादा को पूरा करते हैं। सिर्फ आपका इंतज़ार है संदेश का। उस संदेश में आपने कुछ लिखा, उस संदेश पर फास्ट आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ये गारंटी है। एमडी एजुकेशन का वादा है। इस वादा को तोड़ना मत बच्चों, तोड़े तो समझे कि हमारा भी आने वाला भविष्य किस प्रकार से होगा। तो विशेष रूप से वीडियो पर आपको लाइक, कमेंट और शेयर तो बनना चाहिए। इस तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मॉडल पेपर या सारे पेपर्स को इसके बाद करोगे तो आसान लगेगा। जब तक कि विषय को नहीं पढ़ा कि उसमें क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पोर्टेंस नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मॉडल पेपर से पढ़ने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको गाइड से पढ़ना पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको इंटरनेट से आंसर निकालना पड़ते हैं। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, क्योंकि ये भूगोल है। भूगोल का जो वेरिएशंस होता है, परिवर्तन होता है, वो काफ़ी जल्दी होता है। लगातार भूगोल में बदलाव देखने को मिलता है, तो विषय की गहनता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको कोरबा, एल्यूमिनियम हो चाहे ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध हो, ये क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है। सीधा सीधा कोरबा दे दे, या एल्यूमिनियम या ऊर्जा केंद्र पूछ दिया जाए कोरबा। जूट उद्योग पूछ दिया जाए रायगढ़, या रायगढ़ पूछ दिया जाए बैलाडीला, दल्ली राजहारा या लौह अयस्क के बारे में पूछ दिया जाए। शिवनाथ नदी पूछे, भोरमदेव, मैनपाट। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं तो मैनपाट को कहते हैं। न्यायधानी किसे कहते हैं तो बिलासपुर को कहते हैं। जूट उद्योग से पूछा जाता है तो उसे रायगढ़ आ जाएगा। एल्यूमिनियम और ऊर्जा का केंद्र आएगा कोरबा आ जाएगा। लौह अयस्क का आ जाएगा बैलाडीला दल्ली राजहारा। उसके बाद आएगा न्यायधानी का बिलासपुर। देवभोग हीरा के लिए प्रसिद्ध है। जांजगीर चांपा कोसा के लिए प्रसिद्ध है। लौह इस्पात प्रसिद्ध है भिलाई के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी निकल कर आएगा, भारत के चिल्का झील से भी निकल कर आएगा, यहाँ से विश्व से भी 1-8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकल कर आएगा। और 100% जाओ, इसके बाद 70 में 70 आना कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद 70 में 70 आने की गारंटी हम देते हैं, हम देते हैं, हम देते हैं, वादा करते हैं, वादा टूटेगा नहीं। इन सबको पढ़े, और अभी भी आपके पास टाइम है। नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाए हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इतने को पढ़ोगे, गारंटी है आपको पूरे में पूरे अंक आएगा। थैंक यू सो मच।